सकता है। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से ये आप लोगों से आग्रह करता हूं कि चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हो। वहां भी भवन निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होगा महोदय। डॉक्टरों के पदस्थापन से, व्यवस्था में कड़ाई से। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बैठे हुए थे, बात हुई थी, सिविल सर्जन वहां उपस्थित थे। मैं समझता हूं कि इतनी सारी महिला चिकित्सकों के बावजूद भी मैं समझता हूं कि महिलाओं का ऑपरेशन जो होता है, गायनिक ऑपरेशन होता है, वो सरकारी अस्पतालों में नहीं संभव हो पाता है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में भी ढिलाई है, और उस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार या तो वहां के सिविल सर्जन होते हैं और नहीं तो वहां के सदर अस्पताल के जो निरीक्षक होते हैं वो होते हैं। तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं भी चूक हो रही है, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से राज्य सरकार ने कोरोना में बहुत उपलब्धि हासिल की है। ऑक्सीजन का कहीं भी हम लोगों के क्षेत्र से तो ऑक्सीजन कैमूर तक, भभुआ तक, जहानाबाद तक गया है। तो निश्चित रूप से, लेकिन ये भी एक विषय है कि हर जगह जब ये प्लांट लग जाएंगे तो उस ऑक्सीजन जनरेशन का आखिर करेंगे हम, इतने ऑक्सीजन जो जनरेट होगा उसका हम करेंगे क्या उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है कि उसको हम कैसे उसका खपत करेंगे? क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है, तो ये परिस्थिति तो उस समय जनरेट हुई जब कोरोना पीक पे था, और हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये फिर आएगा, बृहत रूप से आएगा, कि उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन अभी तो जो थर्ड वेव का जो हम लोगों को लग रहा है इंटेंसिटी कम है, तो वो जनरेशन होगा, तो उसका हम लोग कहां यूज करेंगे, इस पर भी फोकस होना चाहिए। शिक्षा की बात है महोदय, दूसरा सूत्र है इसमें। मैं समझता हूं कि इसमें यह एक अच्छी पहल है कि माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में हम लोग भवन निर्माण हेतु इसमें व्यवस्था की गई है। 7530 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, लेकिन फिर वही दिक्कत, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की उपलब्धता होनी चाहिए, उसी प्रकार से अगर हम केवल भवन बनाने के लिए करें तो कहीं ना कहीं वो बेईमानी लगती है। जब शिक्षकों का ही पदस्थापन ना हो, शिक्षकों की संख्या, समुचित संख्या ना हो। और प्राथमिक विद्यालय का तो आलम यह है महोदय कि छोटे छोटे बच्चों को मैं समझता हूं कि 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर भवन विहीन है। बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन है, तो उनके बच्चों को दूर जाना पड़ता है, दूसरे गांवों में जाना पड़ता है, कहीं कहीं तो सड़क पार करके जाना पड़ता है। वैसे परिस्थिति में बच्चों के साथ खतरा रहता है। तो एक तरफ तो हम प्राथमिक विद्यालयों के ही भवन का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों की। जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा ही ठीक से ग्रहण नहीं करेगा तो आगे की शिक्षा का क्या मतलब रह जाता है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निश्चित रूप से होना चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग पे फोकस होना चाहिए। इन सब विषयों पर हम लोग बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस ये लगाए गए हैं। मैं समझता हूं कई स्मार्ट क्लासेस के उद्घाटन में भी हम लोग गए हैं। लेकिन आज की परिस्थिति देखिएगा महोदय, तो मालूम चलेगा कि कहीं से चोरी हो गई स्मार्ट क्लासेस, बैटरी नहीं है, तो कहीं कुछ हो गया। तो उसकी भी व्यवस्था हम लोगों को पूर्ण करवानी पड़ेगी। और कोरोना के इस काल में टेक्नोलॉजी की जो संभावनाएं बढ़ी हैं, ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन बढ़ा है, तो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग शिक्षा की व्यवस्था और बृहत पैमाने पे, मैं कह रहा हूं, कोशिश तो की गई है, लेकिन उसको और बृहत पैमाने पर ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए उस ओर भी सरकार का ख्याल जाना चाहिए। जहां तक बजट की बात है, मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी पर भी खर्च होनी चाहिए इस बजट से। तीसरा सूत्र उद्योग से संबंधित है महोदय। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राज्य सरकार फोकस तो कर रही है, लेकिन उसका फलाफल अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है महोदय। सबसे बड़ी तो दिक्कत यहां पर है कि राज्य सरकार के पास अपना कोई लैंड बैंक नहीं है जिस पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकें। तो उस पर फोकस होना चाहिए। राज्य सरकार जो भी उद्यमी है, जो उद्योग धंधे लगाना चाहते हो, उनको रियायत दर पर जमीन मुहैया कराए, ताकि उद्यमियों को या वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो आना चाहते हैं बिहार, पहले तो वो आना नहीं चाहते, और अगर आना भी चाहते हैं तो भ्रष्टाचार और ये जमीन के अनुपलब्धता के कारण
बोरिया बिस्तरा समेट के चले जाते हैं वापस। तो ये सबसे बड़ा जो विषय है वो जमीन का है। भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से इसमें इतना ज्यादा है कि जो लोग धंधा पानी आते हैं यहां पर स्थापित करने के लिए, घूम के पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण लौट के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा जो लैकुना है इस विभाग और उद्योग धंधे स्थापित करने में, तो सबसे बड़ा जो लैकुना है वो जमीन का हमारे यहाँ है। आप जमीन का लैंड बैंक उपलब्ध कराइए और उद्यमियों को उचित दर पर जमीन उपलब्ध कराइए। अच्छा, इसमें जो डाटा दिया गया है महोदय, मैं समझता हूं कि 800 करोड़ दिया गया, 15,986 नए उद्यमियों को के द्वारा 800 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। अच्छा, दूसरा डाटा यह है कि 4,000 महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया, 4,000 अत्यंत पिछड़ी जाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया, और उसके बाद दिया जाता है 3,999 जो है अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया। ये डाटा 4,000 और 3,999 के बीच में ही रह जा रहा है महोदय। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये खाना पूरी की गई है। 4,000 हजार ये एक्यूरेट डाटा, चाहे वो महिला उद्यमी की बात हो, चाहे वो अत्यंत पिछड़ी जाति की उद्यमियों की बात हो, चाहे वो फिर आपका ST/SC उद्यमी की बात हो, 3,999 से 4,000, ये तो मतलब लग रहा है कि जैसे लिख दिया गया है। कहीं ना कहीं इसमें प्राधिकारियों की उदासीनता होती है। चौथा जो सूत्र महोदय आपके इसमें आया है, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों का, निश्चित रूप से इसको मैं जो पढ़ रहा हूं इसमें मेंशन किया गया है कि अतिरिक्त रोजगार के लिए किसी उत्पाद को अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार की व्यवस्था की बात की गई है इस बजट में। मैं तो समझता हूं कि कृषकों को अपने ही क्षेत्र में अगर उनका उत्पादन बिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हम अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय उत्पादन को बेचने की बात कर रहे हैं, कहीं से भी मैं समझता हूं कि उचित प्रतीत नहीं होता है। आज जो किसान अपना धान उत्पादन कर रहा है वो भी उससे उचित दर पर, MSP पर नहीं लिया जा रहा है। टैक्स के जो सहकारी जो समितियां हैं उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो सरकार द्वारा रेट तय की जाती है उससे 400-500 रुपया प्रति क्विंटल कम दिया जाता है, उस पर सरकार नहीं चेत रही है। तो किसानों को यह ख्वाब दिखा रही है कि आपका जो उत्पादन है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिचवाने का काम करेंगे। कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है महोदय। खाद की समस्या से हम सभी लोग अवगत हुए हैं। जिस प्रकार से खाद की किल्लत हुई है, और अब मैं देख रहा था, सुन रहा था, सुबह में ही ये प्रश्न आया था और मंत्री जी का जो बयान आया कि सब जगह खाद उपलब्ध करा दिया गया था। मैं खुद औरंगाबाद से आता हूं महोदय। खाद के लिए इतनी मारा मारी, और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि प्रशासन द्वारा किसानों को लाठियों और डंडों से मारा जा रहा है। जब उपलब्ध था तो फिर आखिर क्यों किसानों को आप लाठी डंडों से मार रहे हैं? कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया कि कोई किसान अगर 20 बोरा खाद दूसरे राज्य से लेकर आया है उस पर छापा मारा जा रहा है। अरे भाई, वो दूसरे राज्य से लेकर आया है, किसी तरीके से उपलब्ध करा के लेके आया है, उस पर भी छापामारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल बिकवाने की बात करते हैं और किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पाते। उनका जो फसल होता है, धान होता है, गेहूं होता है, उसका भी आपके पास बेचने की व्यवस्था नहीं है, उसको भी MSP नहीं मिलता है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेईमानी है। जिस प्रकार से 3 काले कानून आए, मैं समझता हूं कि किसानों के द्वारा अगर इतना लंबा चौड़ा विरोध नहीं किया जाता तो मैं नहीं समझता कि वो 3 काले कानून वापस होते। कल तक हमारे मित्रगण उसी काले कानून के बारे में प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे, लेकिन आज जब वापस हो गया तो उनके बारे में जिक्र भी करना मुनासिब नहीं समझते। तो मैं ये समझता हूं कि ये सरकार कितनी किसानों के प्रति सजग है, वो इनकी मनोदशा का बयान करती है। हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था की बात करते हैं। किसान तो तब ना खेती करेगा जब सिंचाई की व्यवस्था होगी। खड़ियाही परियोजना हो कि उत्तर कोयल परियोजना हो, सभी परियोजनाएं लंबित थी।
और 2015 के चुनाव में जब मोदी जी आए थे मगध की धरती पर, तो उन्होंने ये ऐलान करके कहा था कि जब तक आप लोगों के खेतों में लाल पानी नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं दोबारा आप लोगों से वोट मांगने नहीं आऊंगा। दोबारा अब क्या सर, 20 का भी चुनाव पार हो गया, 19 का भी पार हो गया और दोबारा भी आए, लेकिन आज तक किसानों को खेतों में लाल पानी नहीं आया। तो उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इन मुद्दों को आप अंतर्राज्यीय मुद्दे बनाकर इतनी ढिलाई बरती जा रही है, उन पदाधिकारियों पर भी दोषारोपण होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि बिहार सरकार द्वारा राशि मुहैया कराने के बाद भी इतनी उदासीनता बरकरार है। और आज तक औरंगाबाद हो कि आपका गया हो कि जहानाबाद हो, अरे भाई साहब उस समय डबल इंजन की सरकार थी और झारखंड में भी आपकी सरकार थी, झारखंड में भी आपकी सरकार थी और उसके बावजूद भी लाल पानी औरंगाबाद के किसानों को या जहानाबाद के किसानों को या गया के किसानों को नहीं मिल पाया। आप खेती की सिंचाई की बात करते हैं तो कहां से होगा जब आपकी परियोजनाएं पूर्ण नहीं होगी। देखिए मुंह मत खुलवाइए। निश्चित रूप से भाई एनडीए का गठबंधन आप लोगों का बड़ा मजबूत है, लेकिन कल हमारे मित्र बोल रहे थे दारू के बारे में, दारू की बात कर रहे हैं क्या? वाह वाह वाह। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं गठबंधन तो जोरदार है, लेकिन गठबंधन के भी कुछ नियम होते हैं। गठबंधन के नियमों पर आप लोग, मैं समझता हूं कि सफल नहीं है। सरकार के मंत्री कुछ और बोलते हैं, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं और दोनों का एक दूसरे की बातों से इत्तेफाक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये कमी है, कहीं ना कहीं ये कमी है। एक इंजन आगे खींच रहा है, दूसरा इंजन पीछे खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक आप लोग एक दूसरे से नहीं रख रहे हैं। तो इस पर इत्तेफाक रखिए। गठबंधन का मतलब विचारों का गठबंधन भी होता है। तो मुख्यमंत्री जी के विचारों से और जदयू के विचारों से इत्तेफाक रखिए। आप लोग इत्तेफाक नहीं रखना चाह रहे हैं, इत्तेफाक रखिए। समझिए जिस प्रकार से ये सब सारी बातें हो रही हैं, अभी वो कोयला वाला डीजल वाला है, बोलने दीजिए। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है महोदय, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है उसको महंगाई अरे भाई गठबंधन समस्याओं पर एकमत होने पर गठबंधन होता है, कार्यक्रमों नीतियों और विचारों। चलिए आप समाप्त करिए। गठबंधन होता है। आप लोगों का ना नीति मिल रहा है, ना विचार मिल रहा है, ना समस्या एक है, सबको एक दूसरे को। अरे भाई स्थिति यही है, ये गठबंधन आपका समय समाप्त हुआ 19 मिनट। जाके आप लोग ये समझते होंगे, इसलिए समझिए इन चीजों को। 19 एक ही आदमी का नाम आया, 19 मिनट समय था, इनका समय पूरा हुआ, बैठ जाइए। धन्यवाद सर। लेकिन एक श्री संजीव चौरसिया, महंगाई पर सुन लीजिए। सखी सैया तो बहुते कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, सब लोग त्रस्त हैं। जो प्रस्तुत बजट के पक्ष में खड़ा हुआ हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय देने के लिए, जो मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया है। आज माना कि इतना आसान नहीं सपनों को हकीकत हो जाना, लेकिन जिद है कुछ पाने की तो इतना कठिन भी नहीं है सपनों को हकीकत में बदल जाना। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो बजट का पूरा आकार का एक समग्र बजट है, इसमें विकास के चौतरफा विकास का भी चिंतन हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास को विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार के लगभग 2,37,691.19 करोड़ रुपए का जो वर्तमान बजट से स्पष्ट है कि किस प्रकार ये बजट सरकार के सामाजिक क्षेत्र और ढांचागत विकास को अपना आवंटित केंद्र किया है। इस बार के बजट में सामाजिक सेवा पर 40.20%, आर्थिक सेवा पर 25.25% और सामान्य सेवा पर 27.82% का आवंटन रखा गया है।
ये बजट दर्शाता है कि सरकार का बजट का बड़ा हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंतर्गत महिलाओं, प्रक्रिया, युवाओं सबका चिंतन मनन हुआ है। आज आपको ध्यान आकृष्ट आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि इस बजट का अपने आकार में इस कोरोना के कार्यकाल में भी वृद्धि, जहां संपूर्ण देश में अलग अलग प्रकार से डगमगाती भी दिखाई दे रही थी, आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है। 202.5% की विकास दर हासिल हमने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन 6 बिंदुओं पर माननीय महोदय कह रहे थे, अगर देखने का चश्मा विकासात्मक दृष्टिकोण से रखेंगे तो विकास ही विकास नजर आएगा। इस 6 बिंदुओं पर अलग अलग प्रकार से अगर शिक्षा में हम देखते हैं तो लगभग 16.50% की वृद्धि पूरा मजबूती के कारण इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का किया गया है। जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में थे तो युवाओं से भी मांग करते थे, सरकार से उस समय बात करते थे कि बजट का 6% हो। आज तो बजट का 16.50% हिस्सा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, जो अपने आप में बहुतात में बढ़ता हुआ कदम है शिक्षा जगत का। इसके अंतर्गत 39,191 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, यानी कि शिक्षा पर 3.44% की वृद्धि पिछली बार से हुई है। लगभग 6,298 +2 स्कूलों का भवन के लिए 7,530 करोड़ रुपया का मंजूरी किया गया है। 6,421 माध्यमिक विद्यालय जो विहीन में पंचायत चिन्हित करके इतना माध्यमिक 6,421 माध्यमिक विद्यालय का स्थापना की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के पूर्व, इसके पश्चात जब इंजीनियरिंग कॉलेज की जब बात करते हैं तो 1886 में स्थापित जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसकी भी संख्या आप देखेंगे तो एक नगण्य प्रकार से थी, पर 2004 में एनआईटी का गठन और आजादी के पश्चात अलग अलग प्रकार से जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। आज आप शिक्षा के आकार को देखेंगे, वो डिजिटल के माध्यम से हो चाहे शिक्षा के पूरे भारत के मापदंड को हो, तो हमने विश्वविद्यालय के निर्माण भी करने का काम किया है और शिक्षा के अनेक बिंदुओं को छूने का भी काम किया है। वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर करने के लिए अगर हम लोगों ने टीकाकरण के दृष्टि से लगभग 11.80 करोड़ अलग अलग प्रकार से फर्स्ट डोज या सेकंड डोज जो देने का काम किए हैं, ये अपने आप में देश का अभूतपूर्व उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य की दृष्टि से 16,134.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी कि इसके आकार को भी बढ़ाकर जो कि 22.2% अधिक है। हमें जानते हैं कि कोरोना के वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से विश्व को पूरी तरह से प्रभावित किया है, पर 2020 से हम कोरोना के महामारी से प्रभावित हैं, पर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से जो ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग प्रकार के देशों में होता था, पर हम लोगों ने बिहार के दृष्टि से ऑक्सीजन प्लांट के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था करने का जो सराहनीय काम किए हैं और लगभग 122 जगहों पर पीएससी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो चालू किए हैं, वो समय समय पर उसका उपयोग अपने आप में दृढ़ीकरण इस बात को साबित करता है। और स्वाभाविक है कि इसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। सरकार इसके चिंतन मनन से मेंटेनेंस की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। और 5 नए मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई है, इस बात का द्योतक है कि सरकार चिंतित है कि प्रत्येक कमिश्नरी से लेकर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसी हो, उसके मनन के साथ साथ क्रियाशील भी करने का काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा बढ़ावा मिला है। अब तक उद्योगों के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से जब चिंता होती थी तो लगता था कि दूसरे प्रांत में ही उद्योग लग पाएगा, पर बिहार का दृष्टिकोण, बिहार के विकास की किरण अब बढ़ने लगे हैं, तो उद्योग के लिए भी निवेशक बिहार आना प्रारंभ किए हैं। एक इथेनॉल का बड़ा प्रस्ताव पूरे देश के अंतर्गत जो दिखाई दे रहा है, बड़ी क्रांति की जो रचना है, तो बिहार में 151 प्रस्ताव आए हैं। अध्यक्ष महोदय, 17 प्रस्ताव केंद्र को भेजने का भी काम किए हैं। इसके अंतर्गत 35 करोड़ 80 लाख लीटर प्रति वर्ष इकरारनामा भी हुआ है और पूरे कृषि के क्षेत्र में इसका एक बढ़ावा मिलेगा। इसका परिणाम यह है कि उद्योग के बढ़ावा के साथ साथ इसके रफ्तार के लिए 1,643.74 करोड़ का प्रावधान जो किया गया है, इससे इथेनॉल के माध्यम से 2.60 लाख नौकरियों का भी इजाफा निश्चित तौर पर होगा। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरी का प्रावधान भी इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से होने वाले हैं। जैसा कि उद्योग एक बड़ा केंद्र बिंदु बिहार की ओर आकर्षित होते जा रहा है, और इसमें डबल इंजन की सरकार का ही लाभ है कि केंद्र और राज्य मिलकर इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र से जब देखेंगे तो कृषि के खाद्य संस्करण और कृषि निर्यात नीति से खेती किसानों की हालत सुधरेगी। इस क्षेत्र के विकास के रफ्तार के लिए
7,712.30 करोड़ का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप जो जारी किए हैं, उससे अनेक प्रकार के लाभ, चूंकि विगत वर्षों में जो कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुआ था, फिर भी हमने 20 और 21 में कृषि विकास दर को 3.7% जो था वो राज्य को किसान समर्थक नीतियों एवं हमारे किसान भाइयों के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। अध्यक्ष महोदय, आपको संज्ञान में होगा, लोगों के जीवन हरियाली मिशन के तहत प्रोत्साहित तालाबों का रखरखाव हेतु अब तक 150 तालाब जीविका संपोषित ग्राम संगठन को प्रदान किया गया था। इसके प्रकार से भी हम अलग अलग प्रकार से बढ़ने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गांवों को विकास की ओर फोकस किया गया है। शहर के विकास तो हुए ही हैं, पर उसके ग्रामीण को विश्व स्तरीय सुविधा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 19,739.64 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गांव में रहने वाले लोगों को सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अनेक सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए बजट में जो ध्यान रखा गया है, यह उल्लेखनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, कल्याण की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्थान की जहां आवश्यकता है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामाजिक उत्थान के लिए, SC, ST सबके लिए, तो सबके साथ और वंचितों के विकास के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए इस क्षेत्र में सरकार ने 12,375.7 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। SC, ST, पिछड़ों, अति पिछड़ा, महिला, बच्चों के अलावा दिव्यांग एवं वृद्धि के लिए भी एक बड़ी योजना को सकारात्मक पहलू किया गया है और अलग अलग प्रकार से छात्रावासों के निर्माण के लिए भी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अलग अलग प्रकार से जो हुए हैं, उसका बड़ा लाभ अपने प्रकार से मिलने का हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय के तहत जो सरकार ने पार्ट 2 एक बड़ा हिस्सा को लेकर बढ़ने का जो कदम हुआ है, पिछली बार से इस बार भी 5,000 करोड़ का जो आवंटन हुआ है, सबसे बड़ा बल अलग अलग प्रकार से देने का काम हुआ है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिहार में युवाओं को उस शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवाओं के रोजगार ढूंढने की मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए कुशल युवा जैसे कार्यक्रम को 2025 तक चलाया जाएगा, क्योंकि स्किल के माध्यम से युवा को हुनर, बिहार के युवाओं को हुनर देने का काम करेंगे तो बिहार कहीं भी जाकर अपने हुनर को रोजगार के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। यह बिहार का युवा है, बिहार का नौजवान है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, कुल 1,153 करोड़ उपलब्ध हैं। आर्थिक युवाओं का बल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्वीकृत ऋण 4,500 करोड़ के लगभग 1,17,923 कार्ड निर्गत हुए हैं और अब 700 करोड़ ऋण का प्रावधान देने का काम है करेंगे। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 225 करोड़ प्रावधान युवा शक्ति बिहार की प्रगति को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सशक्त महिला, सक्षम महिला, यह बिहार सरकार की संकल्पना है कि पूरे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक पहलुओं पर, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी चेतना को जागृत करते हुए जो आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इस सरकार ने किया है, यह अपने आप में उल्लेखपूर्ण है। महिलाओं में उद्यमिता का बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना, इसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सक्षम महिला, उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता क्षेत्र में आधी आबादी को प्रोत्साहन के लिए कुल 900 करोड़ रुपया का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, हर खेत को पानी, प्लांट सर्वे कराया जा रहा है, प्लॉट का भी सर्वे कराया जा रहा है ताकि सिंचाई की अधिकतम क्षमता और लक्ष्य का सही आकलन हो। इस योजना में नदियों को आपस में जोड़ने का भी काम हो रहा है। जो सबसे बड़ी सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उस योजना का साकारभूत संरचना माननीय प्रधानमंत्री जी के भी है, करने का काम बिहार के अंतर्गत हो रहा है। भविष्य में हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार प्रत्येक खेत का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। इस मद में 600 करोड़ रुपए किए जाएंगे। सर्वे पूरा हो चुका है। बिहार को समझना है तो नदियों को समझना जरूरी होगा, इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इसे समझने की आवश्यकता को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। स्वच्छता गांव, समृद्ध गांव, सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, इसकी नियमित निगरानी होगी। गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, चूंकि प्रबंधन के जो सबसे बड़े कचरा का प्रबंधन का काम जो गांवों में करने की भी योजना सरकार ने तय किया है, उसको हम स्वच्छता पूर्वक आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
प्रत्येक घर से ठोस कचरा लिया जाएगा तथा नालों के अंत में निकाले हुए गंदे जल का ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा। सरकार का ध्यान गांवों पर है। इस मद में 847 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों की तरह कचरा प्रबंधन होना है, सोलर लाइट लगना है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर। सभी शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से किए जाएंगे। वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण, अध्यक्ष महोदय, शासन निश्चय के तरफ एक बड़ा है। शहरी गरीबों के लिए बनाए प्राप्त भवन, सभी शहरों में विद्युत सौदागृह और सबसे बड़ी रचना जो सरकार की योजना में है, कनेक्टिविटी और आसान होगा। आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथ और प्रखंड, थाना, अनुमंडल, बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं नेशनल हाईवे संपर्कता के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। शहरी इलाकों में भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिकता को आधार पर बनाने का काम हम लोगों ने किया है। प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेंटर में फोन कर मोबाइल ऐप के माध्यम से सुविधाएं भी प्राप्त होगी। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी अलग अलग प्रकार के इसके निर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो सड़कों के निर्माण के लिए एक बड़ा संकल्पना जो बिहार में था कि 6 घंटा से हम लोग माने का संकल्पना पूरा किया है, अब 4 घंटे के अंदर भी 4 से 5 घंटे के अंदर आने का काम अलग अलग प्रकार से जोड़ने का होगा। जेपी सेतु के बारे में पता है, 2 लेन के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह सेतु को भी 4 लेन, मुंगेर रेल सड़क के सेतु को 2 लेन तथा 7 नए पुलों का निर्माण प्रगति पर है, जिसका निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावना है। बिहार का यह बजट समग्र बजट है। इसके लिए हम लोगों ने जो मान के चला है वो सबसे बड़ा कदम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने वाला जो राज्य आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उसमें हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो सबसे बड़ी सुविधा के रूप में इस सरकार ने काम करने का काम किया है, उन सब विषयों पर जब हम आगे बढ़ते हैं और पाते हैं अपने आप को कि एक अलग अलग प्रकार से राज्य ने विकास का जो पैमाना चढ़ाया है, जो आत्मबल, शक्ति, गौरवमय इतिहास रचने का काम किया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान राज्य के सरकार ने किया है। आज राज्य के सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के लिए, म्यूजियम के उत्थान के लिए इस सबसे बड़े विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। राज्य के सरकार ने यह शहरी के लिए, विकास के लिए जो अधिकतम दरों की रचना जो होती थी, पूरे देश में यह दिखाई देता था कि शहरीकरण का क्षेत्र कम बढ़ रहा है बिहार में। आज बिहार सरकार ने शहरीकरण के दौर को आगे बढ़ाने का काम किया है कि गांव भी बढ़ रहा है, पर शहर की आबादी, गांव की आबादी को भी शहरीकरण का लाभ मिलने का काम हो। पटना के शहरों में भी मेट्रो की व्यवस्था से लेकर सड़कों के 4 लेन से लेकर अलग अलग प्रकार से जो पटना रचता है, बसता है, आत्मा है बिहार का, उस पटना को जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण के माध्यम से सरकार ने बजट का प्रावधान करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज गंगा परियोजना के माध्यम से, गंगा के क्लीन के माध्यम से डॉल्फिन, जिस विधानसभा से मैं आता हूं, वहां की डॉल्फिन जिस प्रकार से दिखाई देती है, एक नेशनल हेरिटेज के रूप में डॉल्फिन वहां दिखाई देती है। इस रचना को सरकार ने योजना के तहत उसको ग्रीन डॉल्फिन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया है। तो सरकार की ही संकल्पना है, उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, आज सब विषय पर, सांस्कृतिक विरासत के विषय पर, आर्थिक विरासत के विषय पर और उच्च शिक्षा के विषय पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार ने किया है, आज अभिनंदन के पात्र इस बजट के माध्यम से सबको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और तो और जब हम कृषि के विकास की ओर देखेंगे, क्योंकि बिना किसान का बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता है, तो जिस प्रकार से मुफ्त बिजली से लेकर, फीडर से लेकर अनेक योजनाओं को किए हैं, यह मन का भाव है। इस आस्था का जो व्यवस्था करने का काम सरकार के किए हैं, उसके लिए अभिनंदन है। पर आस्था के व्यवस्था में कुव्यवस्था का चिंता और चिंतन नहीं हो सकता है। उस आस्था में व्यवस्था का ही चिंतन हो सकता है। हमको इसके बारे में चिंतन और मनन करनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा अंत में कि तूफानों में भी जलता रहे वो दिया बनो, बरसात में सैलाब न जाए वो दरिया बनो, क्योंकि सहनशीलता से विकास होता है और उग्रवादिता से विनाश होता है। इसलिए सहनशील बने और विकास की अग्रिम कदम को हम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का काम करें, तो विकास का पैमाना इस पूरे राज्य में दिखाई देगा। क्योंकि बढ़ता बिहार, चढ़ता बिहार, गौरवमय बिहार, बिहार के युवाओं और जो उत्थान पूरे विश्व में कर रहा है, धन्यवाद है सरकार को। बिहार का बिहारीपन बढ़ाने का काम किए हैं कि अनेक
प्रांतों में जहां जहां बिहार का बिहारीपन जाता है, वो कहीं न कहीं व्यंजन के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से, कला के माध्यम से, मधुबनी पेंटिंग से लेकर भागलपुर पेंटिंग से लेकर सभी प्रकार के वो अपने छोड़ कर आने का काम करता है कि स्मृति में बिहार का बिहारीपन लगातार झलकते रहता है, दिखते रहता है। आज अफसरशाही से लेकर जो भी देखे, बिहार का कीर्तिमान चारों ओर फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय देने का काम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है कि बिहार की अच्छाइयों की ओर देखना सीखे। जब अच्छाई नहीं दिखाई देगी, केवल चश्मा का बुराई ही बुराई देखी, तो विकास का पैमाना नहीं देख सकते हैं। इसलिए बड़ा लेंस अच्छाइयों का करें और बाइफोकल करके देखे तो विकास का दर नजदीकियां दूरियां दोनों दिखाने के काम करेगा। तो माइक्रो प्लानिंग और मैक्रो प्लानिंग दोनों प्लानिंग हमने करके आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो बजट प्रस्ताव लाया गया है, उसको देखने के बाद अदम गोंडवी की दो पंक्ति याद आती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और जो फर्जीवाड़ा बजट प्रस्ताव में है, उसके कुछ बिंदुओं की तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। बजट में सरकार ने केंद्र से जो मिलने वाला टैक्स में शेयर है, उसको दिखाया है 91,181 करोड़ रुपए। लेकिन कुछ दिनों पहले जो यूनियन का बजट आया, केंद्र सरकार का जो बजट आया था, उसमें केंद्र सरकार ने बिहार को जो टैक्स वाला हिस्सा देने की बात कही, वो सिर्फ 82,139 करोड़ का, यानी 10% का फर्जीवाड़ा टैक्स को बढ़ा करके दिखाने के लिए, आमद को बढ़ा करके दिखाने के लिए सरकार ने किया। इसी प्रकार से बिहार सरकार जो अपना टैक्स वसूलती है, उसमें 18% का इजाफा दिखाया गया है लक्ष्य के रूप में, जो किसी भी अर्थशास्त्री से बात किया जाए तो यह संभव नहीं है। यह वर्तमान स्थिति में बिहार में संभव नहीं है। सवाल यह उठता है महोदय कि यह बार बार टैक्स को बढ़ा करके दिखाने का, आंकड़ों से जो खेलने का सरकार का रवैया है, इसका असल में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो बिहार की जनता को भुगतना पड़ता है। पिछली बार सरकार ने शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के ऊपर जो बजट एलोकेट किया था सदन के अंदर, वो था 39,351 करोड़ रुपए। लेकिन जो वास्तविक अलॉटमेंट हुआ, वो 31% कम हुआ, क्योंकि आपने बजट के समय दिखाया कि हमारे पास खूब पैसा आ रहा है, और जब बजट एलोकेट करना था शिक्षा डिपार्टमेंट को, तो आपने सिर्फ 27,347 करोड़ ही अलॉट किया। इसी तरीके से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सरकार ने जो बजट की घोषणा सदन के अंदर की, उसमें 76% की कटौती करते हुए बजट एलोकेट किया गया। और ऐसे तमाम आंकड़े यहां पे हैं जो सरकार के लिफाफेबाजी का और बजट में जो दिखावटीपन किया गया है, वो हमारे सामने है। महोदय, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर पिछली बार सरकार ने बजट अलॉटमेंट से जो वास्तविक बजट दिया था, उसमें वो 40% कम रहा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में 52% की कटौती हुई। तो इस तरह से आंकड़ों पे हम नहीं जाते हैं, बल्कि जो ज्वलंत सवाल बिहार के हैं और जो बजट से और सरकार की मंशा से जो चीजें गायब दिख रही है, उसकी तरफ हम सरकार का इस सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। और वो निश्चित तौर से रोजगार का मसला है। जो हाल में NSO का आंकड़ा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो आंकड़ा है, वो ये कह रहा है कि 15 साल से लेकर के 59 साल की आयु में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, वो बिहार में सिर्फ 27.5% है। सिर्फ इतने लोगों का ही लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन SGDP बजट में हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बड़े हिस्से के पास कोई रोजगार नहीं है। ये राष्ट्रीय आंकड़ा 41% के आसपास है। और रोजगार की बात करते हुए मुझे हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो पिछले साल 15 जुलाई को आया था, मैं उसको कोट यहां पे करना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने कहा था, माननीय हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट में यह बात आई थी कि भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी संस्था
इतनी बेदिमाग अर्थात माइंडलेस नहीं है जितनी बिहार की सरकार। अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई भी संस्थान इतनी बेशर्मी नहीं कर सकती है जितनी कि बिहार की सरकार। यह हाईकोर्ट ने क्यों कहा? शिक्षा विभाग के शिक्षा से जुड़े हुए एक मसले पर रीट पिटीशन के जवाब में यह हाईकोर्ट ने कहा था। और हम देख रहे हैं कि आज बिहार में तमाम ऐसी बहालियां हैं जो सरकार के माइंडलेसनेस के चलते लाखों अभ्यर्थियों का जीवन जो है, उनका जो भविष्य है, उसको अंधकारमय बनाया जा रहा है। एसटीईटी बहाली 2019 की अगर बात करें तो उसमें जो सरकार की तरफ से 37,000 बहालियों में हमें लगता है कि 37 बार गलतियां की गई है। पहले बार 12 मार्च को रिजल्ट जो आया, कहा गया कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए, सबकी नौकरी पक्की समझी जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कहा। और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो जो एसटीईटी का जो विज्ञप्ति था, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बार बार बयान बदले जा रहे हैं। महोदय, मुझे 2-3 बातें और कह ही समय दिया गया है आपको। बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली में महोदय विज्ञप्ति के को न मानते हुए 2014 से पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है। अनियोजित कार्यपालक सहायक जो हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उनको नियुक्ति किया जाए और उनका काम सिर्फ वही करें। उसके बावजूद सरकार जो है वो शिक्षकों से उनका काम ले रही है। सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ का मामला है महोदय, जिसमें 2017 में उनके बच्चे जो थे, माननीय मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में वो लोग आंदोलन कर रहे थे और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सांख्यिकी के बच्चे हो, झंडा नीचे करो नहीं तो सड़क पर ला देंगे। और आज तक उनको काम नहीं मिल रहा, उनको बाहर निकाला गया। 3 सेंटेंस महोदय, 3 सेंटेंस, 3 वाक्य सिर्फ मैं बोलूंगा महोदय, मैं सिर्फ 3 वाक्य बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार में एक पॉलिसी बने जिसमें हर बहाली के विज्ञप्ति में यह नियम बनाया जाए कि आपको विज्ञप्ति के अंदर विज्ञापन कब पूरा होगा उसका समय सीमा का उल्लेख हो। एक बात ये। दूसरी बात कि जो वर्तमान में बिहार के अंदर रोजगार की स्थिति है, जो बहालियों का संकट है, उसको दिखाते हुए आगे का रोडमैप सरकार का क्या होगा, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि वो कब तक उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तीसरा मामला है महोदय कि युवाओं का जो संकट बिहार के अंदर दिख रहा है, जो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह है, उसको सरकार लेकर के क्या सोचती है, उसे लेकर के मेरे ख्याल से एक अतिरिक्त सदन, विधानसभा का एक अतिरिक्त सत्र, जिसमें रोजगार और तमाम जो 22 तरह की बहालियां बिहार में पेंडिंग पड़ी हुई है विभाग और सरकार की मनमानेपन के चलते, उसको लेकर के एक अतिरिक्त सत्र हो। यह भी मैं सरकार के सामने महोदय कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयसी सिंह, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, बजट 2022-2023 पर अपने विचारों को सदन के पटल पर रखने का अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आसन के माध्यम से सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन करती हूं। एक समाज के रूप में कोरोना महामारी के कारण जिन परिस्थितियों को हमने झेला है, उसका मर्म महान शायर जॉन एलियो की 2 पंक्तियों से बयान करना चाहती हूं। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने हम सबको जीवन में बड़े बदलाव ला दिए। हम सब ने अपनों को खोया है। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। जहां 50,000 रुपए की दर से अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है, जिसे केंद्र सरकार ने आपदा राहत मद में अनुमान्य किया है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण में मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए के दर से अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में मुफ्त कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में विगत 2 साल से काफी सुधार हुआ है। बिहार में 11.280 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 100 से भी ज्यादा जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कराया गया है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारी तैयारी पूरी है और हम मजबूत हैं। यह हमारे नेतृत्व करता माननीय मुख्यमंत्री जी के सौष्ठव को प्रकट करता है। इसके अलावा भारत सरकार ने बिहार को अपेक्षित सहायता प्रदान की है। राजकोषीय असंतुलन के
से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण लेने की सीमा भी बढ़ोतरी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार वर्ष 2020-2021 के दौरान पूरे देश में राज्य सर्वोच्च स्थान पर था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। बिहार सरकार ने 2.37 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार बजट में आधारभूत संरचना का विकास, रोजगार सृजन और कोविड के कारण पिछले 2 वर्ष में स्थिर रहे आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उद्यमिता विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। इस बजट में पूर्व से चली आ रही 7 निश्चय 1 की योजनाओं को पूर्ण करने के साथ तथा 7 निश्चय 2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है एवं इसके लिए राशि की भी व्यवस्था की गई है। इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय और वर्गों का विकास संभव होगा। सामाजिक विकास को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65% खर्च होगा। अध्यक्ष महोदय, गौर देने की बात है कि 2005, 2004 और 2005 का बजट मात्र 23,885 करोड़ का था, लेकिन इस बार बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने यह बजट बढ़ाकर 2,37,691.19 करोड़ रुपए बजट का किया है। मतलब पिछले 16 वर्षों में यह बजट 10 गुना बढ़ोतरी किया है। जाहिर है कि बजट की राशि बढ़ेगी तो बिहार के विकास के कार्यों में भी इसकी झलक दिखाई देगी और 90 के दशक से आज के बिहार को नजदीक से देखने वाले ये लोग ये बात महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से कृषि प्रधान राज्य रहा है और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके खेतों की सिंचाई, और इसके लिए आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी कि हर घर हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पहले चरण का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत प्रथम फेज में राज्य के 60 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अनुबंधन किया गया है। बिहार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और साथ साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना के लिए भी कानून बनाया गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया भी चालू है। अध्यक्ष महोदय, युवा शक्ति को बल देते हुए वर्ष 2022-2023 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत अब तक कुल 657 करोड़ की राशि वितरित की गई है। वर्ष 2022 और 23 में इस योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। यही नहीं, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत वर्तमान में कुल 1496 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। अभी तक इस योजना पर 702 करोड़ व्यय हुआ है और वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तब राज्य में हरित आवरण का क्षेत्र मात्र 9% रह गया था, जबकि आज हरित आवरण का क्षेत्र बढ़कर 15% के करीब पहुंच गया है। बिहार सरकार कितनी इको फ्रेंडली है संक्षिप्त करिए कि इसे जानने जल जीवन हरियाली अभियान चलाया और विश्व में सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। साथ ही जल जीवन हरियाली योजना के लिए 24,000 करोड़ की राशि भी प्रावधान की गई है। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से, शासन के माध्यम से मैं एक युवा होने के नाते, एक नारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री सह उप मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बजट में युवाओं का, महिलाओं का विशेष करके ध्यान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज मंजिल, 4 मिनट का समय है आपका। 2 मिनट आपने ले लिया इनका।
महोदय, बजट का जो सच है वो मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है। देश में 8% बेरोजगारी दर है और बिहार के गांवों में 13.5% और शहरों में 18% बेरोजगारी दर है। 4.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। बिहार में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। देश में आधी आबादी मात्र 4,500 के कमाई पर गुजारा कर रही है। 84% लोगों की आमदनी घट गई और देश में 102 से 145 अरबपति हो गए। बिहार में चाहे वो विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, बैंक, कोई भी आप विभाग उठा लीजिए, 60 से 70% पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री जी पीठ थपथपा रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहे हैं, बहुत शिक्षक की बहाली कर दिए। अरे 3 साल में मात्र 37,000 शिक्षकों की बहाली किए। 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं पूरे बिहार में। नौजवान, जवानी बर्बाद हो जा रही है नौजवानों की। यह सरकार जवानी खा रही है, नौजवानों के सपने मार रही है, उम्र बीत जा रहा है। अरे कौन लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर गए थे आंदोलन करने? ये वही बच्चे हैं, मजदूर किसानों के खून पसीनों, खेत खलिहानों के, गरीबों के संतान हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, जो प्रोफेसर नहीं बन सकते, वकील, जज, एसपी, डीएम नहीं बन सकते। उन्हीं के बच्चे तो मास्टर बनना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, अस्पतालों में नौकरी करना चाहते हैं, स्टाफ में। और सरकार बहाली नहीं कर रही है। केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में रिपोर्ट आया, 8,72,243 पद खाली पड़े हैं। जब बहाली नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं, भर्ती नहीं, तो आरक्षण कहां से? आरक्षण की हत्या हो रहा है बिहार और पूरे देश में। और इसलिए हम मांग करते हैं इस सरकार से कि यह नहीं चलेगा कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2014 का बहाली 13,120 का अभी तक लटका के रखे हैं। जो बच्चा फॉर्म भरे थे, परीक्षा दिए थे, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां नहीं हो रही है, ताने सुन रहे हैं मां बाप के, गांव जवार के। और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार बहाली कैलेंडर जारी करे और हिम्मत है सरकार को तो रोजगार पर, नौकरी पर स्पेशल सत्र बुला ले, 2 दिन का बस करा ले बिहार में। और मित्रों, शिक्षा की क्या हालत है? 9th क्लास के, मिडिल क्लास के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना जान रहे हैं 60% से ज्यादा। अंग्रेजी का रीडिंग देना नहीं आता। मिडिल क्लास के बच्चों को जोड़ घटाव गुणा भागा नहीं आता। अरे कैसे उनका भविष्य बनेगा? स्कूलों में शौचालय कहां है आपके? गरीबों की बेटियां स्कूलों के पीछे जाती है। क्या उनका लाज नहीं? क्या उनका सम्मान नहीं? उनका तो लाज सम्मान है, इस सरकार का कोई लाज सम्मान नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अस्पतालों में चले जाइए, पीएमसीएच में, ओपीडी में 78 किस्म का दवाइयां के विरुद्ध मात्र 21 दवा है। आधी कमाई महंगाई में, आधी कमाई दवाई में, गरीब का खर्चा करी है बाल बच्चा के पढ़ाई में। कितनी है कमाई? और इसलिए